प्रेरणा पथ विथ जितेंद्र ब्रह्म भट्ट पॉडकास्ट। मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा भील। संघर्ष की धूप में तपकर जो सपनों को आकार देते हैं वही इतिहास रचते हैं। मध्य प्रदेश के बमोरी विकासखंड के ग्राम मणिखेड़ा की साधारण बेटी श्रीमती रेखा भील की कहानी साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है। एक ऐसा परिवार जहां आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, जहां बचपन बकरियां चराते हुए बीता, जहां पढ़ाई के लिए बस में सफर करना पड़ता था और उसी बस से उनकी माताजी मजदूरी करने जाया करती थीं। परिवार की मदद के लिए रेखा जी ने स्वयं भी मजदूरी की। समाज की नजरों से बचने के लिए उन्हें अपना चेहरा तक छुपाना पड़ता था, लेकिन कठिन परिस्थितियां उनके सपनों को रोक नहीं सकीं। शिक्षा के लिए उन्होंने शासकीय हॉस्टल में रहकर अध्ययन किया। वहीं एक दिन एक मैडम के कहने पर उन्होंने नर्सिंग का फॉर्म भरा और यही निर्णय उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए उनकी माताजी ने अपनी चांदी की रकम तक गिरवी रख दी। एक मां का त्याग और बेटी की मेहनत आखिरकार रंग लाई और रेखा जी नर्सिंग ऑफिसर बनी। 27 जून 2023 को उनका विवाह श्री आशीष अरोड़ा जी के साथ हुआ। सन 2024 में उनके परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। परिवार और जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने अपने फिटनेस के सपने को भी जीवित रखा। फिट रहने की चाह ने उन्हें जिम तक पहुंचाया और जिम ने उन्हें एक नई पहचान दी। इंदौर में आयोजित वर्ष 2026 की राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जहां 500 से अधिक प्रोफेशनल महिला बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया, वहां रेखा भील जी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया। आज उनका सपना राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी जीत हासिल करना है। वे अपनी हर सफलता का श्रेय अपने पति श्री आशीष अरोड़ा जी को देती हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। प्रेरणा पथ विद जितेंद्र ब्रह्मभट्ट पॉडकास्ट श्रीमती रेखा भील जी के संघर्ष, साहस और सफलता को नमन करता है। तो फिर एक बार आपका स्वागत है प्रेरणा पथ में। और आज हमारे बीच में जो प्रेरणा पथ के साथी हैं उनका परिचय बड़ा अनोखा है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दैनिक पत्रिका के संपादक और उनकी पूरी टीम नरेंद्र भैया का, जिन्होंने अपने जो कल मातृ दिवस था उसमें विशेष एपिसोड में इनका पूरा जो आलेख छापा था, उससे हमारी टीम काफ़ी प्रभावित हुई और हमारे मन में आया कि क्यों ना हम इनसे जाके इनके व्यक्तित्व के बारे में और जानें, कैसे हमारा समाज हमारी जो मातृशक्ति है वो इससे प्रेरणा ले सकती है। उन सब लेकर हम इनसे बात कर रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, जरा एक बात पर विचार कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर गुना में भी एक छोटा सा विकासखंड, जैसे हम लोग बड़ा पिछड़ा हुआ विकासखंड और प्रगति की ओर जो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको मानते हैं। एक छोटे से गाँव में एक वो बच्ची जो अपने समय में शिक्षा उस समय परिवार के साथ साथ रहती थी, अपने परिवार की मदद करती थी और परिवार में जो उनके यहाँ बकरियाँ थी उनको चराने के लिए जाती थी। और अपने साथ उस समय अभी वो खुद बताएंगी उनके साथ कैसी घटनाएं घटी थी। वो जाती थी तो अपने साथ में वो मक्के की रोटी ले जाना, उनको बकरी के दूध से खाना, और वो संघर्ष, वो चुनौती और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके व्यक्तित्व को काफ़ी अलग बनाती हैं और प्रेरणा पथ का साथी बनाती हैं। आज हजारों बेटियों की वो प्रेरणा स्रोत हैं और वह आज एक सफल नर्स हैं, एक जिम्मेदार माँ हैं और एक समर्पित पत्नी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ जब उनको लगा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी अपना काम किया और हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता थी उनमें सहभागिता की, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 500 लड़कियाँ आई थी। वहाँ पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऐसे व्यक्तित्व की धनी और विशेष जिसने गरीबी को अपना बहाना नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी मेहनत से अपना एक पहचान के रूप में बदला,
हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे प्रेरणा पथ के साथी, विशेष साथी श्रीमती रेखा अरोड़ा जी। आपका प्रेरणा पथ में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेखा और मैं जिला गुना के एक छोटे से गांव बड़ी खड़ा यहाँ की रहने वाली हूँ और आदिवासी समाज से मैं बिलोंग करती हूँ। हर व्यक्ति की शुरुआत होती है तो उसकी अपनी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, तो हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसे बीता, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, हम सब वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम रेखा है और मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करती हूँ और गुना जिला के एक छोटे से गांव है बड़ी खड़ा, मैं वहाँ से मतलब वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरा बचपन तो बहुत अलग उसमें निकला हुआ है क्योंकि हमारे समाज में एक तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे और अब तो थोड़ा पढ़ाने लग गए हैं, लड़कियां आगे बढ़ने लग गई हैं। पहले ऐसे लड़कियां तो छोड़ो, मतलब लड़कों का भी ऐसा था कि लड़के लड़कियां कोई भी ऐसे पढ़ाई में कोई ज़्यादा वो नहीं बच्चे भी नहीं रखते थे क्योंकि शुरू से उनको वही सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें बड़े होकर काम करना है, मजदूरी करना है, शादी करना है, बच्चे करना है, जिंदगी ख़त्म। तो अब मैंने जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं पहली में पढ़ती थी, शायद मैं पहली या दूसरी में पढ़ती थी, मुझे याद ही नहीं है। तो तब मैं बकरी चलाने जाती थी और बीच बीच में मैं स्कूल भी जाती थी। तो हफ्ते में 2 दिन में बकरी चलाने जाती थी, बाकी दिन में स्कूल जाती थी। बकरी चलाने जाती थी इसलिए कि मुझे जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ बकरियाँ बहुत सारी थी तो बकरी का जो दूध है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो घर में कोई और था नहीं, दीदी थी बड़ी, मेरे से बड़ी दीदी, तो वो घर में काम करती थी, मैं छोटी थी। तो ऐसा था कि जो छोटे बच्चे रहते हैं तो गाय भैंस बकरी सारा काम वही संभालते थे। तो मैं बकरी चलाने जाती थी, साथ में मक्के की रोटी, और उस समय क्या सब्जी तो सुबह सुबह बनाता ही था क्योंकि बकरी चलाना सुबह जाना पड़ता था। तो हम लोग मक्के की रोटी या ज्वार की रोटी जो कपड़े में बांध के ले जाती थी मैं, और वहाँ जाके उसका एक बड़ा सा पेड़ है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसके बड़े बड़े पत्ते हैं, तो पत्तों का वो बना के अच्छा सा उसमें बकरी का दूध और वो रोटी मिलके में खा लेती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो टेस्ट अलग ही था कि अब तो कहाँ खाया है, पहले बहुत खाया है वो चीज़। फिर इसके बाद में शाम को घर लौटते थे और ऐसा नहीं कि अब बकरी चराने गए तो पानी की बोतल साथ में ले गए, बोतल तो थी नहीं उस समय। नदी में जैसे बकरी को पानी पिलाने जाते थे वहीं अपना तो पानी पिले, दिन में 1-2 बार पानी पीते थे, ऐसे ज़्यादा पानी भी नहीं पीते थे। और ना कोई बताया, ऐसे किसी ने बताया कि ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए या ध्यान दो, ऐसे ही चलता रहा मेरा। फिर इसके बाद में मैं 2nd क्लास में आ गई, दूसरी क्लास में आ गई, तो दूसरी क्लास ही बोलते थे ऐसे। फिर इसके बाद में काफ़ी टाइम बच्चे थे पढ़ रहे थे मेरे साथ, तो स्कूल तो हमारा था नहीं, एक बड़ा सा पेड़ था और टाट पट्टी थी, तो वहाँ हम लोग अपना थैला ले जाके किताब ले जाके बैठ जाते, पढ़ते। थोड़ा बहुत समझ में आता नहीं था कुछ ज़्यादा क्योंकि हम लोग हमारी जो भाषा है आदिवासी हम वो समझते थे, और जो हमारे टीचर थे वो हिंदी बोलते, थोड़ा थोड़ा आ जाता समझ में कि हाँ ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा ऐसे चलता रहा। फिर थोड़ा सा जब मैं 5th क्लास में आई तो घर वालों ने मुझे हॉस्टल में रख दिया। मैं हॉस्टल में ही रही हूँ शुरू से ही। तो हॉस्टल में और भी लोग थे, काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, मेरे समाज की लड़कियाँ थी और समाज की लड़कियाँ थी। तो वहाँ मैंने पढ़ाई करी सरकारी स्कूल में, और अच्छा था कि क्योंकि सारी सुविधा सरकार तरफ से हमें मिल रही थी, रहना खाना और किताबें ड्रेस वगैरह सब मिलती थी वहाँ पे। तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक मैंने पढ़ाई की। फिर 8वीं क्लास में मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी रहने लगी और मेरी मम्मी मजदूरी करती थी, तो मैंने मम्मी से बोला कि आप 8-9 दिन 7 दिन हमेशा मजदूरी करते हो, तो मैंने कहा आप 2 दिन रेस्ट करो, 2 दिन मैं जाऊँगी मजदूरी करने और आप आराम करो। फिर जो मेरा स्कूल था, स्कूल के बगल में बिल्डिंग बन रही थी और वहीं पे मुझे काम करना था, तो मैं अपना मुंह बांध के जाती थी मजदूरी करने, क्योंकि अगर कोई देख लेता वहाँ पे स्कूल के बच्चे, कोई भी लड़की लड़कियाँ जो देखते फिर मजाक बनाते हैं कि भाई देखो ये तो काम करने आती है, ये तो गरीब है। फिर लड़कियाँ थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इससे दूर रहो, और एक समाज को लेकर थोड़ा सा था ऐसा कि भाई आदिवासी है तो ये मक्के की रोटी खाते हैं, सब्जी है नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर धीरे धीरे मैं जाने लगी मजदूरी करने, और 2-3 दिन स्कूल जाती थी, 2-3 दिन मजदूरी करने जाती थी। और जिस बस में मम्मी वापस आती थी, मतलब मेरे गांव से बम्बोरी थोड़ा पास में ही है, तो हम लोग 5 रुपये लेके जाते थे किराए से, तो दोनों एक ही बस में जाती थी, मेरी मम्मी और मैं। मुझे बड़ा ऐसा बुरा लगता था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मम्मी मेरी मजदूरी कर रही है, तो साथ में मैं भी कर लेती थी। मुझे कोई उसमें वो नहीं लगता था कि मैंने बहुत वैसा काम किया है और परेशानी। अब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हर कोई नहीं कर पाता, मैंने बहुत चीज़ें करी हैं, मैंने मोरम भरा है, ट्राली
ईंटें भरी हैं, मकान बनाया, सारा काम किया। इसके बाद फिर हम लोग, मैं 9th-10th में आ गई थी उस समय। 10th क्लास में फिर घर वाले क्या, मेरे समाज में शादी जल्दी करते हैं। मतलब थोड़ी लड़की की हाइट दिखी, एज से मतलब नहीं रहता, हाइट दिखी तो बोलते हैं कि हाँ अब होगी शादी लायक शादी। फिर सगाई की बात करने लगे। जब मैं 10वीं क्लास में आई तब फिर घर वाले बोलने लगे शादी करना है शादी। तो अब ऐसा तो था नहीं कि हमसे परमिशन ले वो कि भाई शादी कर रहे तुम्हारी, हम हाँ ना बोलें। उनको मतलब नहीं हमारी हाँ ना से, उनको शादी करना है, हाँ करना है। तो फिर मैंने बोला कि मैं 12वीं तक और पढ़ लेती हूँ, फिर आपको शादी। तो बोले नहीं। फिर ऐसे समाज वाले बोलने लगे कि ये लड़की को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो समाज में क्या होता है कि लड़की घर से बाहर जा रही तो भाई कहाँ जा रही, क्या करी, स्कूल में जा रही नहीं जा रही। तो ऐसे गांव वाले आके पापा से बोलने लगे कि अब इतनी बड़ी हो गई, 10वीं क्लास में बहुत पढ़ा दिया, अब कोई पढ़ाता नहीं, इतना रहने दो, शादी कर दो। परिवार के लोग भी ऐसे बोलने लगे कि शादी करो शादी। फिर ये बहुत अच्छा भगवान ने, ऊपर वाले ने, मेरे माँ बाप इतने अच्छे दिए हैं तो उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। पापा ने बोला नहीं 12वीं पास तो मैं करवाऊँगा लड़की की, इसके बाद में देखता हूँ। फिर जैसे मैंने 12th पास किया तो फिर ऐसे गांव में लोग और आने लगे, इससे भी आने लग गए कि 12वीं पास कर ली अब शादी कर दो। समाज में कहने लगे कि नाक कटवाएगी ये, तो बोले अपने समाज में लड़कियां बाहर जा रही हैं, इनको क्या करना है, चूल्हा चौका तो करना ही है, क्यों पढ़ रही है इतना, पढ़ के क्या करेगी, नौकरी तो लगना नहीं है, कोई नौकरी देता नहीं है बिना पैसे की। तो ऐसी बहुत सारी समस्या आई। फिर घर वालों ने सपोर्ट किया मेरा, और इसके बाद फिर मैं कॉलेज में आ गई तो मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया गुना में। हॉस्टल में रही मैं, बमौरी हॉस्टल में भी रही मैं, वहाँ भी छात्रावस्था वहाँ भी रही, वहाँ खाना पीना सब खाई। और जैसे कि गेहूं की रोटी मिलती थी तो आज तो लालच में ये था कि भाई यहाँ गेहूं की रोटी मिलेगी क्योंकि मक्का की रोटी खाते थे हमेशा हम लोग, गेहूं की रोटी तो ऐसे त्योहार पे खाते थे, ऐसे कभी हमेशा मिली नहीं है। तो एक लालच भी था कि रोटी मिलेगी गेहूं की। फिर यहाँ भी सब सारा खाना पीने का था ही। कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में तो स्कॉलरशिप मिली, उससे ही हो गया कि चलो फीस भी थोड़ी बहुत जमा करती, आधी तो मिलती है, थोड़ी बहुत जमा करती, ज़्यादा वो नहीं लगा। फिर ऐसे इसके बाद बीच में मैंने फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, इधर रिसेप्शन का था एक, तो बोले कि आपको पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब पहले से एक्सपीरियंस कहाँ से रहेगा, जब पहली बार जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे, तो फिर मना कर दिया जॉब के लिए। ऐसे फिर बीच में और ऐसे काम किया मैंने, जॉब के लिए किया, जॉब भी करा। बताया कि आपकी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो आप हॉस्टल में रहे। जी। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप भील समाज से आती हैं, तो भील समाज की बेटी होने के नाते आपको किन किन सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस समय? उस समय तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आई मेरे सामने। जैसे गांव के लोग तो बोलते थे कि भाई ये ना कटवाएगी, इसकी पढ़ाई मत करवाओ, क्योंकि अपने समाज में क्या करना है पढ़ाई करके, अपन को खेती करना है, बच्चे करना है, और शादी करके बच्चे करके और बस जीवन यही तक, मतलब ऐसे दिमाग में, सबके दिमाग में यही था और रहता ये, क्योंकि इतना ही देखा है उन्होंने, ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। तो सबके माइंड में ये रहता है कि लड़की की हाइट बढ़ गई मतलब शादी कर दो, शादी लायक हो गई है। तो पढ़ाई के लिए काफ़ी मना किया घर वालों को, घर वालों ने भी कभी कभी तो बोला कि हाँ ठीक है अब नहीं करा रहे। फिर मैं ऐसे जिद करती थी, मैंने कहा कि भाई तुमको पैसे नहीं देना है तो मत दो, मैं अपना मजदूरी करूँगी लेकिन मैं पढ़ाई तो करूँगी, पढ़ाई तो मुझे रोकना नहीं। क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ के छोटे बच्चों से लेके जवान से लेके जो बूढ़े एज में रहते हैं उनको भी, उनका जीवन का ऐसा है कि छोटी बच्ची है, इतनी जिम्मेदारी ले ली उसने कि उसके 2-3 भाई बहनें छोटे, और उनको उठा के लेके घूमते रहो, उनका पूरा ध्यान रखो। ऊपर से गाय है, भैंस है, बकरी है, जो भी है, उनका चारा काट के लाओ, उनको खिलाओ, उनका दूध निकाल नहीं पाते हैं छोटे बच्चे, इतना वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी, गोबर फेंको उनका, सब चीज़ें इनकी। फिर थोड़ी सी लड़की बड़ी हुई, फिर शादी हो गई, शादी के बाद में फिर खेतों में काम कर रही है या फिर कहीं मजदूरी कर रही है, यही था। इसके बाद में बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा के बस बैठे हैं, दवाई गोली खा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये बहुत वो है और मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना था। मुझे लगा कि हाँ आप कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, तो फिर मैंने उस चीज़ को लिया। संसाधन अब आपके पास थे, तो आपको पढ़ाई जारी रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संसाधन तो जैसे किसी के पास ज़्यादा रहते हैं, किसी के पास कम रहते हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ करना है और उसने ठान लिया कि नहीं मुझे यहाँ से निकलना है और अच्छा जीवन जीना और आगे बढ़ना है, तो कुछ भी कर सकता है मेरे ख्याल से। क्योंकि मुझे ऐसे कोई बताने वाला था नहीं उस समय कि तुम्हें इस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर ये पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब्जेक्ट लो तुम, इससे
इससे ये नौकरी लगेगी। इतना ना तो नॉलेज था, ना आसपास का ऐसा कोई माहौल था, ना देखा कभी मैंने ऐसा। तो मैं टीवी देखती थी, तब टीवी में पिक्चर आती थी तो उसमें लड़कियों को बताते थे, या फिर हीरोइन जो भी एक्ट्रेस वो उनको बताते थे कि वो एक गरीब रहते हैं, फिर बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद में एक दिन वो सक्सेस हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, या अच्छी पोस्ट पे, या फिर अच्छा जीवन जीते हैं। तो मुझे उनको देख के लगा कि मैंने कि हाँ, कर सकते हैं भाई, कितनी समस्या हो, कुछ भी हो, अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपने मन में ठान लिया ना तो कर लेंगे। अगर अपने बहाने ढूंढ लिए कि भाई ये मेरे को परेशानी है तो नहीं कर सकते, तो सच में नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे अगर मन में सोच लिया तो। है कि संघर्ष से मिली शिक्षा व्यक्ति को ज़्यादा मजबूत बनाती है। हाँ, बिल्कुल बनाती है, क्योंकि इंसान आदमी जितना संघर्ष करेगा उसको उसकी कीमत मालूम है कि उसने किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। और आजकल जो पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है उनको, इसके पीछे कितना संघर्ष किया है माँ बाप ने, कैसे कैसे पैसा दे रहे हैं उनको। स्कूल वालों ने बोला कि इतनी फीस लग रही है, बच्चे ने कहा घर आके हाँ मम्मी इतनी फीस लग रही है, पापा इतनी फीस लग रही है। अब उन्होंने कितनी मेहनत करके पैसा उनके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे जोड़ के, कैसे उनको, तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, वो आगे बढ़े, उसका जीवन अच्छा बन जाए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे में ना बच्चों को भी अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये इतनी मेहनत से जब पैसा दे रहे हैं हमारे लिए ही दे रहे हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी सुविधा हैं, उनको कम करके दे रहे हैं, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम मेहनत करें, और मेहनत बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप मेहनत नहीं करोगे, आप आरामदायक जीवन में जाओगे, कंफर्ट जोन में जाओगे, तो वहीं जाते रहोगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। आप पढ़ाई कर रहे थे तो आप जैसे अभी आप वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर भी हैं, तो आपको कैसे लगा कि मुझे नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं हॉस्टल में रह रही थी, हॉस्टल में तो 50-60 लड़कियाँ एक साथ रहती थी, वैसे भी सबको मालूम है। तो उस समय और जो मेरे से सीनियर लोग थी वो तैयारी कर रही थी बाकी जॉब के लिए, जैसे नर्सिंग कर रही थी, कुछ अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए सब अपना कर रही थी। तो उस समय एक मैम आई थी कॉलेज से, तो उन्होंने बताया कि आप लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं और इसकी 4 साल की 3.5 साल की जो पढ़ाई है वो आप कर सकते हैं, इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसे समझाया उन्होंने। तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मेरी फ्रेंड थी तो उसकी चाची है गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ तुम कर लो, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, अपने पढ़ाई कर ली, कोई डिग्री कर ली, कॉलेज कर लिया, कॉलेज के बाद में ये नहीं कि आपको सीधा जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब की तैयारी करनी ही पड़ेगी, बिना उसके तो आपको जॉब नहीं मिलना है ना। तो अब फिर वो बोली कि आप कर लेते हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा मुझे भी ठीक लगा, मैंने थोड़ा समझा उनसे, मैम आई और उन्होंने बोला लास्ट डेट भी है आज। तो फिर मैंने घर फ़ोन लगाया, तो मम्मी से बोला, मैंने कहा अब डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकती कि मम्मी 3 साल की पढ़ाई करना है और मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मम्मी मेरी जॉब लग गई है सरकारी, मैंने झूठ बोल दिया उस समय, मुझे सही लगा उस समय ये, क्योंकि वो थोड़ा ठीक था, उसमें कोई बुराई नहीं लगी मुझे। तो मैंने कहा मम्मी जॉब लग रही सरकारी नर्स की जॉब है और मुझे 25,000 की ज़रूरत थी उस टाइम। तो मम्मी बोली कि पैसे तो नहीं है। मैंने कहा मम्मी आज लास्ट डेट है, अगर आज आपने नहीं दिए पैसे तो ये मान लो कि मेरी मेहनत बेकार है। तो मम्मी के पास चांदी रखी हुई थी, मम्मी की शादी की, तो मम्मी और जीजा जी लेके आए 50 किलोमीटर दूर यहाँ से गाँव मेरा, मम्मी लेके आए और यहाँ पे किसी सोनी के यहाँ रखी उन्होंने, गिरवी रखी, और फिर मेरे को 25,000 दे दिए उन्होंने। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि मतलब मैं क्या बताऊं कि मेरी माँ सच में मतलब महान तो है ही, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगा कि ये बहुत ऐसा कर दिया मेरे लिए कि चमत्कार हो गया। मैंने वो फीस जमा करी, अपना एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई मैंने जारी रखी और चलता रहा। आप नर्सिंग के क्षेत्र में आ गए और कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी है जो 12 मई को मनाया जाता है, और 1974 में इसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिली और इसको स्वीकार किया गया कि हम नर्स के सम्मान में इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो जब आपने पहली बार नर्स की यूनिफॉर्म पहनी तो आपको कैसा लगा? मैंने जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी इसकी नर्स की, तो जब मैंने पहनी ना, मुझे अपने आप में लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, अपने आप में ही लगा कि हाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे इसको निभाना है अच्छे से। तो ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है, अपनी पोस्टिंग हो गई, अपनी जॉब लगी, इसका मतलब यही है कि ऊपर वाले ने अपन को चुन लिया कि हाँ तुमको सेवा करनी है, और निस्वार्थ करनी है, बिल्कुल ऐसे सेवा करनी है कि ये इंसान अपना है। जब पेशेंट आता है तो कभी ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं कि घर वाले नहीं आ रहे हैं उनके, वो अकेला है,
उसकी पूरी सेवा करना, पूरी देख रेख करना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, घर वाले वो चीज़ नहीं कर पाते, वो अपन को करनी रहती है। फिर घर वाले हैं वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये हम इतना नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि इसकी साफ सफाई थोड़ा ऐसा घिन आ जाती है उनको कि भाई ये ब्लड आ रहा है या भाई इसने कपड़े खराब कर लिए, गंदे कर लिए, तो नहीं चीज़ हम नहीं, लेकिन हमें वो करना ही है, क्योंकि एक तो ये हमारी सेवा है और ऊपर वाले ने इस लायक हमें बनाया है कि भाई हम इसकी सेवा करें और ये हमें करना चाहिए। क्योंकि मानवता एक बहुत अलग लेवल की वो है, मानवता बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। हमारा जॉब तो है ही, साथ में हमें एक निस्वार्थ होके बिना भेदभाव किए हमें इसकी सेवा करनी चाहिए और करते हैं और सबको करना भी चाहिए। मैं और नर्सेस को ये बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे होते हैं जो बहाने बना देते हैं कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा ऐसे, हम बाद में आना, हम बाद में देख लेंगे। नहीं भाई, हमारा सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट आया है, उसकी देख रेख करना है, उसकी सेवा करना है, उसकी केयर करना है, उसकी परेशानी समझना है और उसको हमें मेंटली भी उसको सपोर्ट देना है, इसको समझाना है कि नहीं भाई अब ठीक हो जाओगे आप, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये खाना है, आपको ऐसे रहना है, ये पहनना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गलत नशे नहीं करने हैं, ये सब हम समझाना चाहिए। के क्षेत्र में रहे, लेकिन आपका बॉडी बिल्डिंग से ही बड़ा संबंध है, तो आपका नर्सिंग के बाद बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना कैसे हुआ? कैसे मन बना कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं देखती हूँ कि लोग मतलब अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं, अपना शरीर खराब कर रहे हैं, फिर इसके लास्ट में जाके वो अपने इलाज करवा रहे हैं, या तो पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं, अपना शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, साथ में अपने पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मतलब पूरे परिवार को ही खतरे में डाल रहे हैं। तो मैंने देखा कि इससे अच्छा है कि भाई खुद स्वस्थ रहो, अपन स्वस्थ रहेंगे बाकी लोग स्वस्थ रहेंगे, उनको रख भी पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे अपन अच्छे से। तो मेरा शुरू से ऐसा था कि मुझे फिट रहना है, मतलब अंदर से ऐसा था कि फिट रहना है, मुझे अच्छे से रहना है, अच्छे से खाना पीना भी अच्छे खाना है, ये फालतू चीज़ें नहीं खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, ऐसे मैं मतलब था। तो मैंने योगा तो चालू कर दिया था बहुत टाइम से, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देख के योगा मैं करती थी। फिर धीरे धीरे एक समय हुआ, फिर इसके बाद में मैंने जिम ज्वाइन किया। तो वैसे डाइट तो अपना रहता ही है, जब जिम अपन जा रहे हैं तो डाइट का वैसे भी ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज अपन करते हैं, समय से उठ रहे हैं, सब चीज़ें एक मैनेज पूरा हो जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है हर चीज़ का। तो मैंने सोचा जब इतना सब कर रहे हैं तो क्यों ना एक बार देखते हैं बॉडी बिल्डर में, उसमें जाके बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया और कंपटीशन हुआ था अभी 2025 का एमपी का मिस एमपी बॉडी बिल्डिंग फीमेल, तो मैंने उसमें ट्राई किया और मैं ही उसकी विनर रही हूँ। तो स्टेट लेवल की चैम्पियन हूँ मैं वहाँ 2025 की। और इसको कंटिन्यू रखना, क्या होता है फिट होना हर कोई चाहता है, सबके मन में रहता है कि मुझे फिट होना है, अरे मुझे ऐसा नहीं खाना, मुझे अच्छे से रहना है। लेकिन इंसान गलती कहाँ करता है, वो कंटिन्यू करता नहीं चीज़ को, सिर्फ सोच के रह जाता है कि हाँ करना है, इसके बाद वो ये खा रहा है, टाइम से खा नहीं रहा, टाइम से उठ नहीं रहा, सब चीज़ें ऐसी लेट सो रहे हैं, फिर लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे, फिर लेट खाएंगे, तो हर चीज़ का एक बैलेंस बिगड़ता है। तो अब जैसे अब बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं या फिर नहीं भी जा रहे हैं ना, तो भी ऐसा रहता है कि अगर उठ गए टाइम से ना तो सारा काम, सारी चीज़ें आपके समय पे हो जाएगी। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये 24 घंटे है ना कि इतने ऐसे लगता है कि बहुत टाइम है हमारे पास। 24 घंटे लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ 24 घंटे बहुत है। अगर आप हर चीज़ का एक टाइम बनाएंगे ना तो ये बहुत है 24 घंटे। आपने बताया कि आप नर्सिंग में भी जॉब कर रहे हैं, आप अधिकारी भी हैं और आपका बॉडी बिल्डिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट है, आप उसमें भी काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि परिवार के साथ साथ ये सारी जिम्मेदारियाँ आप उठाते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, क्योंकि आप खुद बॉडी बिल्डिंग चैंपियन हैं मध्य प्रदेश की, तो आपकी सफलता में आपके पतिदेव का कितना योगदान है? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हर एक सक्सेस जो आदमी होता है उसके पीछे महिला का हाथ होता है या फिर महिला होती है कि आदमी, दोनों का अपना एक वो रहता है, दोनों की एक दिमाग से और हर चीज़ में एक सामंजस्य बना के रखना चाहिए और एक समझदारी होना चाहिए कि अगर बीवी ने बोला है कि मेरा ये सपना है और मुझे ये पूरा करना है, तो मेरे हस्बैंड का यही था कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये सपना है, तुम्हें करना है। मैंने कहा हाँ मुझे करना है। बोले हाँ ठीक है तुम करो, बाकी मैं सब देख लूँगा। सुबह सुबह बच्चे की देख रेख करना, पता है सुबह सब बच्चे की कितनी सारी चीज़ें होती हैं,
तो वो सारा उन्होंने किया और बहुत सपोर्ट किया मेरा। और बहुत लोगों ने बोला भी कि अरे क्या करेगा, बोले बीवी को कहाँ भेज रहा है, बोले बॉडी बिल्डिंग कोई भेजता है क्या, कि बोले महिलाएं कौन करती है बॉडी बिल्डिंग, बोले अपने घर का काम करो, यही है बॉडी बिल्डिंग, यही है सारा काम करते रहो। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि तुम्हें करना है, तुम बिल्कुल करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और उनका मुझे बहुत सपोर्ट है। जैसे कि मुझे और तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल सकती किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ उन्होंने बोल दिया ना कोई चीज़ के लिए, तो फिर मैं उस चीज़ में ऐसे 100% में कि हाँ अब मैं करूँगी, मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे मतलब नहीं है। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे। एक पत्नी, एक प्रोफेशनल होने के नाते बॉडी बिल्डिंग की तैयारी के लिए आपको कितना करना कठिन लगा? बिल्कुल कठिन तो है, बस ये है कि हार नहीं मानना है हमें और उस चीज़ को हमें कंटिन्यू रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि कंटिन्यू रख नहीं पाता है। और जैसे कि जिम हर कोई ज्वाइन करना चाहता है और कुछ लोग करते भी हैं। जिम ज्वाइन की, फीस जमा कर दी, वो सोचते हैं कि आज फीस जमा कर देते हैं, कंटिन्यू जाना पड़ेगा, फीस जमा कर दी गई। फिर देखते हैं 2 दिन गए, 3 दिन बोलते हैं अरे यार आज सो लेते हैं, अब कल से जाएंगे। फिर कल आता है, बोलते हैं कि अब फीस जमा कर दी, अब क्या करें, चल अब ऐसा करते हैं, अब कल थोड़ा लेट चलते हैं। फिर ऐसे करके वो धीरे धीरे वो चीज़ निकाल देते हैं कि वो बोलते हैं अब क्या करना है, जाके इतना टाइम हो गया, अब अगले महीने जाएंगे, ये सोच के रह जाते हैं। लेकिन जो इंसान कंटिन्यू करता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मेहनत करना है और मुझे कुछ करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो वो करेगा ही करेगा। कितनी समस्या आए, कुछ भी आए, लेकिन वो ज़रूर करेगा। मैंने देखा है और मैंने खुद अपने साथ किया है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि बहुत ऐसा मन हो गया था मेरा कि अब नहीं करना, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी लाइफ में कि नहीं अब छोड़ देना, नहीं करना। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी छोड़ दिया तो मेरे मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कोई काम करती हूँ, मैं यही सोच करती हूँ कि यही समय है राइट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसका अलग समय आएगा तब मैं करूँगी तैयारी, या अलग से कोई अच्छा दिन आएगा। अच्छा नहीं है कोई दिन, आज ही अच्छा है, जो है आज है। तो मैं अपना कंटिन्यू सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5:30 निकल जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ 6 बजे, 6:30 बजे आती हूँ। आके बच्चे का नाश्ता, पति का नाश्ता, हम दोनों का एक ही बनता है। अब थोड़ा सा अलग बनता है क्योंकि मैं इतनी पराठे नहीं खा सकती, मैं रोटी नहीं खा सकती, तो मेरे हिसाब से बना लेती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ। बाकी समस्या तो बहुत आती हैं, फिर लोगों की रहती है, फिर अपनी खुद की भी रहती है, फिर थकान भी रहती है, फिर अपन को जॉब भी करना है, जाना भी है सुबह। तो एक टाइम से उठोगे तो सब चीज़ हो जाती है, फिर जॉब जाना है, वहाँ से आना है, फिर आके फिर बच्चे को देखना है। तो हर चीज़ में अपना 100% में दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देना ही चाहती हूँ और देती भी हूँ। मैंने देखा है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों के कारण, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अपने सपनों को छोड़ देती हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने नज़र से देखूं तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जिम्मेदारी होती है, हर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। और मैं देखा है जितनी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी पुरुष की होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इस चीज़ में, क्योंकि महिला जो एक हाउसवाइफ होती है वो अपना सुबह से शाम तक पूरा ऑन ड्यूटी रहती है। जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो भाई मैं 6 घंटे 7 घंटा अपना जॉब किया, घर आ गई, फिर मुझे वहाँ का नहीं देखना। लेकिन जो एक हाउसवाइफ होती है वो सुबह से शाम, रात दिन, वो हमेशा वो रहती है कि भाई कोई परेशानी हो तुरंत मम्मी, तुरंत बीवी, तुरंत मतलब जो भी अपना एक रोल है उस हर चीज़ में अपन को सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। वो माँ का रोल निभाती है, माँ की जो चीज़ें रहती है, माँ की पूरी भूमिका निभा रही हैं, सास की कर रही हैं, माँ बाप की देखभाल कर रही हैं, हर चीज़ में। तो कुछ महिला ऐसी होती हैं, उनको लगता है कि भाई मैं घर में रह रही हूँ, सुबह झाड़ू पोछे से लेकर रात का खाना, कपड़ा, हर चीज़ में मेरा दिन ऐसे निकल जाता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं उन महिला से ये कहना चाहती हूँ कि ये दिमाग में आप ना लाएं कि भाई मैं महिला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कर सकती हो, बस अपने सपने को ज़िंदा रखें आप। और आप ये ना सोचें कि मुझे ये काम करना है, ये काम कर लो, हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा काम। इसके बाद में टाइम मिलेगा आपको, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको बहुत टाइम है, आप मानोगे ना बहुत टाइम है। और आपको अपने जो सपना है, आपकी जो सोच है, उसको दबाना नहीं चाहिए, इसको लाओ। और मैं उनके हस्बैंड को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई अगर उनने कोई सपना देखा है, उनको कुछ आगे बढ़ना है, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करें। उनके सास ससुर हैं जो भी हैं, उनको सपोर्ट करें भाई, कि उनको भी हक है। एक तो आपके लिए हर चीज़, पूरा जीवन आपके लिए उनने वो निछावर कर दिया आपके लिए, तो आपका भी इतना हक बनता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं उनकी तारीफ कर दो उनकी, कि भाई ये तुम अच्छा कर रही हो, करना चाहती हो, तो बिल्कुल उनका सपोर्ट करें आप। तो उनको अपने सपने को ज़िंदा रखना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, और बिल्कुल हार नहीं मानना चाहिए और ना ही डरना चाहिए उनको कि ये भी नहीं कर सकती, ये तो मन में लाना ही नहीं है। कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो आप, सब हो जाएगा। बस आप अपने अंदर एक जिंदा रखो चीज़, अपने अंदर मन में एक सपना जिंदा रखो, नहीं ये करना है।
देखते हैं कि अक्सर गुना में बॉडी बिल्डिंग में महिलाएं कम हैं, तो जब आप पहली बार जिम की सीढ़ी चढ़ी या जिम गए आप, तो आपको लगा था कि कभी आपको गोल्ड मेडल मिलेगा और प्रथम स्थान आएगा? नहीं, इतना मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने बस फिट रहने के लिए मैं जा रही थी कि मुझे फिट रहना है। लेकिन क्या होता है, ऐसा रहता है ना कि हम लोग कोई उस फील्ड में जाते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, हमें नॉलेज होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि और आगे जाना और आगे जाना। तो फिर वो इंसान के अंदर एक भूख होनी चाहिए कि आगे बढ़ने की। वो भूख है मेरे अंदर थी और अभी भी है और रहेगी। वो तो बहुत ऐसा है कि फिर मैं जब जिम गई तो मैं एक्सरसाइज और मेरा सब टाइम से था मेरा हमेशा। तो सर ने मुझे बोला कि आपको इसमें आगे ट्राई करना है क्या, बॉडी बिल्डिंग में? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे करना है। और मुझे था भी कि हाँ मैं करूँगी करती, क्योंकि मैं और देखती थी न्यूज़ वगैरह में या टीवी में कि हाँ लड़कियाँ बॉडी बिल्डिंग में कितना आगे बढ़ रही हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया और हम लोग गए, इंदौर में मेरा था इसका कॉम्पिटिशन था बॉडी बिल्डिंग का, और वहाँ पे बहुत लड़कियाँ थी, 4-5 लड़कियाँ। तो देख के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कि भाई इतने लड़कियाँ, तो मैं उनसे पूछती थी आप कब से कर रहे हो, आप कब से कर, सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन किया था, कब से कर रहे हो जिम? बोले 15 साल 20 साल। मैंने कहा मेरा तो कुछ होगा नहीं शायद, क्या पता क्या होगा, मैं आ तो गई हूँ। लेकिन ठीक है, जब मेरा नाम वहाँ पे बोला, अनाउंसमेंट हुआ मेरा स्टेज पे बुलाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो मैंने सर ने बोल दिया था हमारे सर ने कि तुम तो खुल के अपना पोजिंग करना, जो होगा वो हो जाएगा। तुम ये मत सोचना कि मैं लास्ट है, तुम तो पहली बार आई हो कि लास्ट नहीं है अपना, तुम तो अपना फुल पोजिंग करना है। बस मैं अपना पोजिंग किया सारा सब चीज़ें, तो परफॉर्म अच्छे किया मैंने। तो जब मैंने फर्स्ट उस पर बॉडी बिल्डिंग में MP का स्टेट में पहला मेरा नंबर लगा, तो मेरा नाम अनाउंसमेंट किया तो मुझे समझ नहीं आया। मैं 2-3 बार उन्होंने बोला तब मैं गई ऊपर मैं गई नहीं। मैंने कहा हो सकता है कोई और रेखा होगी, हाँ लेकिन मैं ही हूँ, सब मेरे को देख रहे हैं। सर कह रहे जाओ जाओ, मैंने मेरा ही है, हाँ ठीक है। फिर मैं गई, फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया। मैंने कहा मैंने जो 25 साल से लड़की तैयारी कर रही थी उनको पीछे छोड़ दिया। तो कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहें तो, और यही है कि करना भी चाहिए सबको। बताया कि आप मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रहा आपका, तो फिर कभी आपने आगे के लिए फिर प्रयास किया कि नेशनल भी में जाऊं और राष्ट्रीय भी खेलूं? बिल्कुल बिल्कुल। उसके 1-1.5 महीने का ही टाइम मिला मुझे, तब मेरा नेशनल का ही था, इंदौर में ही था वो भी। तो अब नेशनल में ये मेरा स्टेट का था, तो स्टेट के लोग और जो डिस्ट्रिक्ट के लोग सारे आए थे। अब जो नेशनल का था तो भाई जो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट की लड़कियाँ आई हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। बस ये है कि नंबर ही लगा, तो मुझे इसका दुख भी नहीं है कि मेरा नंबर क्यों लगा। मैंने देखा कि और लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल और एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, और मुझे अपने आप प्राउड लगा क्योंकि मैं है ना जॉब कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, इसके बाद में मैं अपना फिटनेस का ध्यान रही हूँ, मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए आई, तो मुझे अपने आप में अच्छा लगा। वो सब बोल रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारी तो कोई परिवार नहीं है, हम बस इसी में लगे हैं। मैंने कहा मैं तो सब है, इसके बाद में मैं इनके सामने हूँ, मतलब मुझे अपने आप में इतना अच्छा लगा। मैंने हाँ बढ़िया अच्छा है, लेकिन जीती नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरे लिए बहुत है। तो 1 महीने का ही टाइम मिला था मुझे बीच में, अब और आगे मिलेगा बिल्कुल मैं जाऊँगी। आपने बताया कि आप गुना की पहली व्यक्ति हैं जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आए लड़कियों के लिए, तो उस समय समाज की क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की? समाज के बारे में बोलूँ तो समाज का ऐसा है कि दुनिया तो कहेगी, लोग तो कहेंगे, 4 लोग कहेंगे, 5 लोग कहेंगे, कहने दो, नहीं सुनना। उस टाइम बहरे हो जाओ, क्योंकि उस टाइम इतने लोगों ने मुझे बोला तो बोले तू लड़की हो कि बॉडी बिल्डिंग करेगी, पागल है क्या? कोई बोल रहे अरे तू पागल है क्या? मेरे हस्बैंड तो बोले तुझसे बॉडी बिल्डिंग कराएगा? नहीं भैया, समाज में लोग क्या बोलेंगे। मतलब लोगों का ऐसा था कि बॉडी बिल्डिंग करना मतलब वो गलत काम कर रहा है इंसान। लेकिन अब उनको क्या समझा, उन्होंने इतना ही देखा है तो इतना ही सोचेंगे, वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ही उतना है। अपन ने ज़्यादा देखा है तो ज़्यादा सोचा है। तो लोगों ने बोला कि अरे नहीं कर पाएगी, बोले अभी तेरा डिलीवरी हुई, मैं डिलीवरी हुई थी 1 साल हुआ था मैं ज्वाइन किया, हाँ जी। तो बोले कि अभी तेरी डिलीवरी हुई है और कोई दिक्कत आ जाएगी, तो सीजरिंग थी मेरी, ऑपरेशन से बच्चा हुआ। तो और उनको ऐसा था, मुझे डर नहीं था कि मैंने देख लिया था, मैंने कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ, जितना मुझे लगता है कि हाँ इतना मैं कर सकती हूँ, ये मेरा लेवल है, तो मैं वहाँ तक जाती हूँ। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे। फिर जिम में भी कुछ लोग बोलने लगे कि बोले क्या करेगी फालतू में, यहाँ थोड़ा बहुत आती है, घूम फिर के चली जा, का है वहाँ जा रही स्टेज करके, क्यों कर रही है, क्या कर रही है। और फिर घर में तो ऐसा है कि मैंने मेरे घर में तो बोला ही नहीं कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि घर में भी बोलते तो मुझे मालूम है यही बोलेंगे। बाकी और जो जिनको मालूम था कि मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, ज़्यादा मालूम था, लोगों को कमी था, लेकिन जिसको भी मालूम चला, बहुत कम लोगों ने मुझे ऐसा बोला अच्छा कर रही है। कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं हाँ अच्छा कर रही है, कर ले। तो मैं ज़्यादा ध्यान दिया नहीं मैंने किसी पे, और मैं देती भी नहीं सच में, क्योंकि लोग मैंने देखा है हर चीज़ में आपको नुक्स निकालेंगे, आप कुछ भी करो तो उसमें कमी निकालेंगे। तो
तो मैं बोलती हूँ हम तो कर रहे हैं, इसके बाद तुम कमी निकाल रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो करो। मैं तो सीधा बोल लेती हूँ मुँह पे, मुझे बुरा लगे तो लगता है। तो बहुत लोगों ने ऐसा बोला, लास्ट टाइम तक ये बोला मेरे से कि नहीं होगा तेरे से, मत कर मत कर। मैंने कहा मैं कर लूँगी, बस मुझे इतना पता था और मैंने किया ये चीज़। प्रथम बार में नाम आया कि आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जब आप अवार्ड लेने जा रहे थे, पुरस्कार सम्मान लेने, तो आपको सबसे पहले किन लोगों की याद आई? उस समय जब मैं स्टेज पे गई तो अक्सर ऐसा होता है ना, कोई जाता है, किसी को मम्मी की याद आती है, किसी को पापा की, किसी को किसी की दोस्त की। मेरे मन में ऐसा था जब उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे वहाँ बुलाया, तो मुझे ऐसा कि जो मेरे लिए बोले थे ना कि नहीं तू नहीं कर पाएगी, तू ऐसा कर क्यों रही है, तुझे नहीं करना चाहिए, मुझे उन लोगों की याद आई। मैंने कि आ जाओ, मुझे ऐसा लगा ये होना चाहिए था, ये यहाँ पे बैठ के देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, सुकून लगता मुझे। फिर मैंने कहा, उस समय मैंने किसी को जवाब दिया नहीं, फिर मैंने कहा अब जवाब मिल गया है, तुम लोग देख लो, वीडियो देख लो। मुझे ऐसा लगता है मैं लाइव, उस समय मुझे लाइव आना चाहिए था, फिर वो देखते ना तो मुझे लगता कि हाँ इनको जवाब दे दिया, और मिल भी गया जवाब वैसे भी। आपने खुद से क्या वादा किया, आपने खुद से क्या कहा? जब मैं जीत गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे तो और आगे जाना है भाई, ये तो मेरी पहली सीढ़ी है, मुझे और आगे जाना है। और मुझे लगा, अंदर से लगा कि नहीं अब करना है, और मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता ना कि नहीं नहीं अब तो करना है भाई, अब जो बोले वो बोलने, तो पहले भी ध्यान दिया नहीं किसी पे, बोल रहे तो मत, अब तो और नहीं देना है, इसलिए मैंने बस ये रहा मेरे अंदर। अगर आज किसी गरीब परिवार की बेटी के मन में कोई बड़ा सपना हो तो आप उसे क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि देखो आप गरीब हो अमीर हो इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको करना है कोई चीज़ तो आप एक झोपड़ी में रह के, बिना लाइट के, बिना किसी के सपोर्ट के भी कर सकते हो। और आप अगर नहीं करना चाहोगे, आपके पास इतना आराम की चीज़ें हैं, इतनी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, घर है, मतलब एक बहुत बड़ी बात है, घर भी अपना खुद का है, खुद की चीज़ें हैं, तो मतलब पैसा है, इसके बाद भी आप नहीं कर सकते वो चीज़। मैंने ऐसे देखे हैं मेरे सामने, तो लाइव ऐसे उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूँगी इनका, लेकिन मैंने देखा उनको इतनी सुविधाएं मिली हैं, इतनी सुविधाएं कि वो चाहते हैं उन सुविधाओं से उनको इतना फ़ायदा उठा लेते, इतना आगे बढ़ जाते कि आप क्या ही बताऊँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको ना सुविधा मिली, ना कुछ किसी का सपोर्ट मिला, इसके बाद भी वो अपने दम पे इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो देखते हैं कि भाई इतना आगे कैसे बढ़ गए, खुद चलने लगे उनसे। एक सवाल है, अगर आपकी जीवन यात्रा, क्योंकि आपका संघर्ष बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक भी है, अगर आपकी जीवन यात्रा पे कोई फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसका टाइटल मैंने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यही होना चाहिए कि बस अब रुकना नहीं, बस अब रुकना हाँ, है। बस अब रुकना नहीं। और हमारा जो प्रेरणा पत्र है उसका रैपिड फायर राउंड रहता है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा तो आपको उसको सडनली जवाब देना है, आपके मन में जो भी आंसर आए वो बताना है। बकरी चलाने वाली रेखा या चैंपियन रेखा, आपको कौन सी रेखा अच्छी लगती है? मुझे दोनों, उसका एक अलग लेवल था, इसका एक अलग है, दोनों का संघर्ष अलग अलग है। मक्के की रोटी या प्रोटीन डाइट? मक्के की रोटी वो भी प्रोटीन में ही आती है, और डाइट भी डाइट है, ये दोनों है, लेकिन दोनों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर वर्कआउट कभी मिस हो जाए तो कैसा लगता है? वर्कआउट मिस होता है तो मुझे तो अपने आप में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम मेरा अधूरा रह गया। जब भी अगर मान लो मैं जिम नहीं जाती हूँ तो मैं घर पे अपना चालू कर देती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं तुम रुकती नहीं हो यार, तुमको तो यार मतलब लगता है कभी आलस नहीं आता? नहीं आता, मुझे मजा आता है। स्टेज पर जब आपने पहली बार कदम रखा तो सबसे पहले क्या याद आया? तब मुझे ये याद आया कि भाई बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है और किसी की नहीं सुनना है, बस। आपकी सबसे बड़ी ताकत? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे हस्बैंड की हाँ, उन्होंने हाँ बोल दिया, बस मैं जंग जीत गई, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी मेरे अंदर ही है। कमजोरी ये है कि अगर मैंने बहाना बना लिया ना तो बहाना सच में ऐसा बन जाता है कि फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहाना बनाती नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक, जिंदगी ने आपको सबसे बड़ा क्या सबक दिया? हाँ, जिंदगी ने सबक तो ये दिया है कि कोई किसी का नहीं होता है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना कमाओगे, उतना ही खाओगे। कोई कुछ नहीं देगा आपको, सिर्फ ताने बातें, इसके अलावा कोई कुछ नहीं देने वाला है। वर्कआउट ज़्यादा मुश्किल है या घर की जिम्मेदारी? मुश्किल तो देखा जाए तो दोनों चीज़ें भी नई भी है और है भी है, क्योंकि जिम्मेदारी एक चीज़, अगर मान लो अपने जिम्मेदारी, मान लो पत्नी की जिम्मेदारी निभाई तो रिश्ता कमजोर। वर्कआउट मान लो एक बॉडी पार्ट का नहीं किया तो वो बॉडी पार्ट कमजोर, इसलिए दोनों को मैनेज करना है। अगर आपको बचपन वाली रेखा अगर कहीं मिल जाए तो आप उससे क्या कहेंगे? मैं बचपन वाली रेखा को थैंक यू बोलना चाहूँगी, इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। चलिए,
तो मित्रों, आज हमारे प्रेरणा पथ में हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो रेखा जी थी। हमने उनसे बात की और हमें बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि ये वाला एपिसोड हमारी सारी गर्ल्स, हमारी जो लड़कियां हैं, मातृशक्ति को बड़ी प्रेरणा देगा। अब उनने हमें समय दिया, मैं अनु भैया और रेखा दीदी और उनके पतिदेव सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत बहुत समय दिया। स्पेशल धन्यवाद हमारी पत्रिका टीम का, जिनके कारण मैं इन तक पहुँच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।